Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. Welcome to this class. आज भाई साहब इतने दिनों बाद मैं अपने बच्चों से मिला हूं. नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में. आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड. ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो. वेलकम 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 टू दी क्लास. वेलकम टू दी क्लास. याद आई क्या? हाँ यार, ऐसा फंसा था कि क्लास नहीं हो पाई अपनी. तो वेलकम बैक टू द क्लास. शिकारा भाई इज बैक फॉर यू पीपल. गोली मार दोगे तुम्हें. तो आज कितना, शायद पिछले हफ्ते एक ही क्लास हुई थी अपनी, है ना, मंडे वाली. सिर्फ मंडे वाली क्लास हो पाई थी. ट्यूसडे के दिन रिजल्ट आ गया था, तो ट्यूसडे निकल गया, वेडनेसडे निकल गया, थर्सडे निकल गया, फ्राइडे सैटरडे अपनी क्लास नहीं होती है. और गोल गोल घूम के आज आने का मौका मिला मुझे. तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई बच्चों. तो उसी ओ ई ए आ ओ, ठीक है. उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, और उस नए चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप लेके चलता हूं मैं तुम्हें. Welcome everyone. Am I audible and visible in the chat? जरा फटाफट बताओ. बहुत सारे बच्चे आ गए. क्या है वॉइस इशू? वॉइस इशू क्या है बताओ. दिख रहा है तुम्हें सब कुछ बढ़िया है ना? मुझे भी नहीं दिख रहा है. वॉइस में क्या इशू आ रहा है? The voice is low. एक बार देख लेते हैं. ना ना ना, हाँ नो, लो है भाई. ऊपर करो. अभी ठीक करते, रुको. हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तुम्हारे यहाँ भी हो रही है क्या? और बढ़ाओ, एक और बढ़ाओ मेरे दोस्त. एक और बढ़ाया जाए इसी बात पे. एक और, एक और, एक और. बस 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 बस. चलिए, तो वेलकम बैक टू द क्लास. द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इज द चैप्टर, एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड. ठीक हो, मस्त हो, बेहतरीन हो. आ जाओ, तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम. कार्यक्रम किस प्रकार से? कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है कि ये जो हमारी हिस्ट्री की बुक है, इसमें आपको पूरे साल में 4 चैप्टर पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे. अब मैं 4 की जगह 3.5 बोलूंगा तो भी गलत नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आप जो 3rd चैप्टर पढ़ोगे बहुत छोटा है. अब 3rd चैप्टर पढ़ने के बाद में जो 4th आएगा नहीं एग्जाम में. 5th चैप्टर जो है, तो 5th चैप्टर अलग है, उसको अपने साथ मत जोड़िए, वो अलग है. 1 और 2, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बाद में नेशनलिज्म इन इंडिया. ये 2 चैप्टर ऐसे चैप्टर है ना जिनमें आपको क्या होगा, बहुत मजा आएगा. ठीक है, जिनमें आपको बहुत मजा आएगा. तो ये दोनों चैप्टर्स में मजे के साथ साथ में क्या है, 5 नंबर के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं. तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए आज के इस सेशन को अपन शुरू करेंगे. अरे जरा सब लाल गोपाल, हरे पीले नीले काले. अब ठीक है वॉइस. यस. तो मैं चैट को, ये इमोटिकॉन्स को पहले वो कर रहे हैं तो बंद. WPP नहीं आया है सर. कौन सा WPP? WPP आज सॉल्व करना है, मतलब अब आने वाली क्लासेस में. लास्ट चैप्टर अपने पावर शेयरिंग कंप्लीट करा. पावर शेयरिंग का WPP नहीं आया है तुम्हारा. ठीक है, पावर शेयरिंग का WPP तो मैं आज दे रहा हूं. रुको, मैं पावर शेयरिंग का WPP शायद तुम्हारा रह गया है ना. बाकी 2 WPP तो अपन ने सॉल्व कर ही लिए थे. दोनों के सॉल्यूशंस भी डिस्कस हो गए, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के भी, और सॉरी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के भी, और उसके भी. पावर शेयरिंग का चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया पिछली क्लास में, तो पावर शेयरिंग का WPP मैं आपको दे दूंगा आज. तो अब आपके पास में समय रहेगा सॉल्व करने का, उसको सॉल्व करके आना. तब तक राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप चलेगा. ठीक है, क्लियर है? शुरू करें. बर्फीला सिंह, यार मैंने खुद नहीं देखा बर्फीला सिंह को बहुत दिन से. बर्फीला सिंह जो है ना, तो मामा के गांव गया है अपने. चलो भैया, सिविक्स का नहीं है, पावर शेयरिंग दे रहा हूं मैं. ठीक है ठीक है. हिस्ट्री में अपने को औने पौने मिला के सारे जो चैप्टर करने हैं, तो वो टोटल चैप्टर अपने होंगे 3.5 चैप्टर. ठीक है, 6 चैप्टर जो बहुत छोटा है, तो उसको अपन आधे की गिनती में रहते हैं. इनफैक्ट आप 3.25 भी बोल सकते हो. आइए
स्वागत है आप सभी का यूरोप के इस चैप्टर में। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इज द चैप्टर एंड बिलीव मी यू पीपल आर गोइंग टू एंजॉय दिस चैप्टर सो मच कि तुम बोलोगे वाह मजा आया। तो वो जो वाह मजा आया है ना, वो मैं आपको इस चैप्टर में दिलवाने वाला हूं कि वाह मजा आया कैसे। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, किधर गया? वो जो वाह मजा आया वाला चीज है वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे होगी, किस चैप्टर में कैसे होगी। ये लो, शुरू करें। एक बार सारे बच्चे बता दो जरा चैट में, इतने दिन में कहां था मैं बता रहा हूं। रिजल्ट के चक्कर में थोड़ा सा परेशान थे। आगरा आया हूं नहीं, आगरा गया था अब वापस मैं आ गया हूं भोपाल। तो इस बीच में बहुत कुछ हुआ यार, इस बीच में बहुत कुछ हुआ। पहले पढ़ना शुरू कर दो फिर बताऊंगा, मैं लास्ट के 10 मिनट में बताऊंगा सारी चीजें। और आज तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज भी है 6 बजे। कहां पे? ये क्लास जैसे खत्म होगी आ जाना नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या है ना, यूरोप जो आप एक शब्द पढ़ते हो यूरोप, तो यूरोप कोई कंट्री थोड़ी ना है। वॉइस प्रॉब्लम क्यों लिख रहे हैं बच्चे? संदीप क्या व्यवस्था है तुम्हारी? है तुम्हारे कान में ईयरफोन लगा है तो सुन रहे हो, आवाज आ रही तुम्हें सही? फिर वॉइस प्रॉब्लम क्यों लिख रहे हैं? ये बच्चों के कानों में मिल जम गया क्या? सही तो है यार दोस्त, क्रैक हो रही है। एसएमएस इसलिए नहीं दिख रहा होगा तुम्हें क्योंकि एसएमएस मैंने बंद करा। मतलब मुझे दिख रहा है तुम्हारा चैट, चिंता मत करो। वैभव बोल रहे हैं सर मैंने बैच कल ज्वाइन करा, मैं कैसे करूं पहले का सिलेबस? तो वैभव पहले का सिलेबस ऐसा है बेटा कि वो तुम्हें करना पड़ेगा, बैकलॉग बन गया है जो अपना, तो वो कंप्लीट कर लेना। लेकिन आज से अब नया चैप्टर चालू हो रहा है ना, तो ये चैप्टर मत छूटने देना। ये तो रोज क्लास करना ही करना, पीछे के 3 चैप्टर जो है तो जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे करते चलना, ठीक है? आ जाओ इधर आओ। ठीक है, ये रहा। ये पेंटिंग देखो, एक पेंटिंग है। फेडरिक सूर्यो आर्टिस्ट थे इस पेंटिंग के, और फेडरिक सूर्यो ने एक पेंटिंग बना दी सर। हमने भी देखी है, मजनू भाई ने भी एक पेंटिंग बनाई थी। कौन सी वाली तुम्हें ध्यान हो तो वो गाड़ी के ऊपर गधा खड़ा था, मजनू भाई ने पेंटिंग बनाई बेहतरीन। तो पेंटिंग होती है, उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना, बना दिया, उनका आर्ट है, ताली बजाओ आगे बढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मजनू भाई की पेंटिंग से हमें क्या समझ में आया था कि वो उनका लेवल ऑफ थिंकिंग दर्शा रही थी। वैसे अगर आप देखोगे तो यहां भी ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग भी क्या है? ये पेंटिंग भी एक लेवल ऑफ थिंकिंग दर्शा रही है उस समय की। ये पेंटिंग कुछ दर्शाना चाह रही है जो उस समय की स्थिति होगी। ये पेंटिंग कुछ बताना चाह रही है कि उस समय लोगों का क्या मानना सोचना रहा होगा। तो उस नजरिए से अपन इस पेंटिंग को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। इस पेंटिंग को क्या करेंगे? बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पेंटिंग का पोस्टमार्टम, ठीक है? इस पेंटिंग का पोस्टमार्टम अपन शुरू करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है ना यहाँ पे, अगर आप समझोगे चीजों को बारीकी से समझोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पेंटिंग में लोग ट्रेन बना के चल रहे हैं, ठीक है? बचपन में खेल होता था जंजीर का खेल, खेला है तुमने जंजीर का खेल, जिसमें हाथ छूट जाता था फिर वो भागो, फिर पट 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 मारते थे सबको, ठीक है? और हाथ पकड़ के जाना पड़ता था, दूसरे को आउट करना पड़ता था जंजीर बना के। तो ये वो जंजीर का खेल नहीं खेल रहे हैं, पहली चीज बता देता हूं मैं, जंजीर का खेल नहीं खेल रहे, ठीक है? पीपल आर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, मतलब लॉन्ग रैली, आपको एक लंबा सा उनका वो देखने को मिल रहा है। अब ये जो लोग मार्च कर रहे हैं, लोग चल के जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या पकड़ कर रखे? झंडे पकड़ के रखे हैं, ठीक है? इन्होंने झंडे बोला मैंने, डंडे नहीं बोला, ठीक है? तो झंडे पकड़ के रखे हैं लोगों ने। एक जर्मनी का झंडा, ठीक है? ये झंडे कुछ झंडे आगे निकल गए हैं। अब आप देखोगे तो लोग मार्च कर रहे, लोगों के हाथ में झंडे हैं। साथ ही साथ और पेंटिंग में और क्या देखने को मिल रहा है? देखो जरा, ऑब्जर्व करो सारे बच्चे। और पेंटिंग में आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या है? लाइट बनी हुई है, लाइट, ठीक है? यहाँ पे क्या बनी है? लाइट बनी। ओ लाइट नहीं बनी हुई, मतलब एक आंटी खड़ी है, आंटी जी टना। तो ये आंटी जी जो है, तो आंटी जी ने क्या है सब आबरा का डाबरा वाली एक स्टिक हाथ में रखी है। तो ये आंटी क्या लाइट दिखा रही है क्या? ठीक है, आंटी लाइट दिखा रही है क्या? ट्रैफिक लाइट की सीधे सीधे आंदो नहीं, ये जो है तो आंटी को ऐसा कहा गया है। पहली बात तो ये आंटी का नाम क्या है?
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ये आजादी की देवी है एक तरह से, ठीक है, एक मूर्ति बनी है जो आजादी को सिंबलाइज कर रही है। उनके हाथ में एक चार्टर है, ठीक है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो है, तो अधिकारों की बात करती है आंटी जी, और अधिकारों से जुड़ा हुआ उनके हाथ में एक चार्टर है, एक पेज है। अब ये अधिकारों से जुड़ा हुआ उनके हाथ में एक पेज है, और साथ ही साथ उनके हाथ में क्या है, टॉर्च जैसी चीज है, जो कि क्या है, वो एक्चुअल टॉर्च नहीं है, ठीक है, वो क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट बोला गया है, कि ये प्रकाश दिखा रही है लोगों को, कि लोगों के अंदर क्या आ जाएगी, चेतना जाग जाएगी। एनलाइटनमेंट मतलब बुद्धि आ जाएगी, समझे, बुद्धू, तो लोगों के अंदर क्या आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी। उस चीज को क्या किया गया है, उस चीज को इस स्टैच्यू से सिंबलाइज किया गया। अभी मैं बस तुम्हें तोड़ तोड़ के बता रहा हूं कि पेंटिंग में क्या क्या दिख रहा है और क्या दिख रहा है। तो बच्चे बोलेंगे सर वो एक आंटी जो है उनके मुंह में क्या है, ऐसी वो पुंगी है बहुत बड़ी, और वो गाना बजा रही होगी, ठीक है, तो ये जो है आप देखो विंग्ड वुमेन है, परी है, वो परी, यहाँ पे एक और परी, ठीक है, और ये ऊपर से और देवी देवता सारे सब कुछ, ठीक है, ये जीसस क्राइस्ट देखने को मिल रहे हैं आपको। तो ये जो नीचे तख्तियां कर रहे हैं ना लोग, इन सबको ऊपर से आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है, किसका आशीर्वाद मिल रहा है, देवी देवताओं का एक तरह से। ऊपर अगर पेंटिंग में देखोगे एक और चीज ऑब्जर्व करो, क्या लिखा है, फैटर्निटी लिखा है। फैटर्निटी क्या होता है भाई साहब, भाई साहब ये होता है फैटर्निटी का मतलब, फैटर्निटी का मतलब भाईचारा, ठीक है, भाईचारा। तो आपस में लोग प्रेम से रहे, उस फैटर्निटी को दर्शाया जा रहा है। और क्या दिख रहा है पेंटिंग में, किसी को ऐसी चीज दिख रही है जो अभी तक हम डिस्कस करना भूल गए। तो अगर आप देखोगे पेंटिंग में, तो आपको पेंटिंग में देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में ही, ठीक है, पेंटिंग में एकदम स्टार्टिंग में ही फोरग्राउंड में अगर आप देखोगे ना, तो पेंटिंग में आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिमेन्स ऑफ स्कैटर्ड, ठीक है, सिंबल्स ऑफ रॉयलिज्म। तो अब क्या है, जैसे मुकुट है, ये मुकुट है, मुकुट टूटा पड़ा है आगे, ठीक है, मुकुट जो होता है ना सिर पे, तो सिर पे जो मुकुट होता है वो मुकुट क्या है, टूटा हुआ पड़ा है सामने, मुकुट सामने की तरफ टूटा हुआ पड़ा है। तो ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि कैसे जो राजा महाराजा थे उनके सिंबल्स जो है वो टूटे पड़े हैं। तो इतनी सारी चीज आपको देखने को मिल रही है पेंटिंग में। अब इस पेंटिंग को देख के हमें ये तो समझ में आया कि पेंटिंग क्या मैसेज दे रही है, कि लोग लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं, अपने अपने देश को लेके जा रहे हैं, ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है उनको, और दिस इज अगेंस्ट द मोनार्की, दिस इज अगेंस्ट द एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म मतलब कि वो मोनार्कियल सिस्टम, वो राजा महाराजाओं का सिस्टम जिस पर कोई चेक नहीं होता था, जिसकी पावर को कोई रोक नहीं पाता था, तो उनके अगेंस्ट में ये आपको चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। इतनी चीजें आपको इस पेंटिंग में देखने को मिल रही है, और यही पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन है। अब अपन इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मैं पहले पढ़ाऊंगा, फिर तुम्हें चैप्टर की एक जिस्ट बताऊंगा। तो क्या नाम लिखा है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ठीक है, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, की वर्ल्ड वाइड अगर आपको एक डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक सिस्टम बनाना है तो उस चीज का सपना देखा गया। क्योंकि ये पेंटिंग अगर आप देखोगे तो 1848 की पेंटिंग है, और 1848 में आप देखोगे तो डेमोक्रेसी जैसी चीज कुछ नहीं थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजा लोगों का तेल निकाल देते थे, ठीक है। तो ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक में यह बताया गया बेसिकली कि वो क्या सपना देखते हैं। कौन, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक में यह देखा गया है कि जो पेंटिस्ट है, ठीक है, फेडरिक सूर्यो उनका नाम है, पेंटिंग में किसने बनाई है तो नाम लिखो, पेंटिंग है फेडरिक सूर्यो की, पेंटिंग है फेडरिक सूर्यो की। तो फेडरिक सूर्यो जो है, ठीक है, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, इस पेंटिंग को टाइटल दिया गया है। उसकी थीम जो है पेंटिंग की वो है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक, ठीक। अब इस पेंटिंग के थ्रू ये जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, डिटेल्स बाबू, डिटेल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, कारण बता रहा हूं तुम्हें। जैसे अब ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फेडरिक सूर्यो कहां से थे, ये सवाल बन के आ जाता है। तो एक एक चीज मायने रखती है। 1848 में फेडरिक सूर्यो थे, वो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ऑप्शन दे देते, इंग्लिश आर्टिस्ट थे, जर्मन आर्टिस्ट थे, कौन से आर्टिस्ट थे, तो वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ठीक है। तो दी फेडरिक सूर्यो वाज द फ्रेंच आर्टिस्ट। इन्होंने सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स बनाए, ठीक है, विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो वो जो उनका सपना था ना कि वर्ल्ड एक दिन डेमोक्रेटिक हो जाएगा, रिपब्लिक हो जाएगा, जहां पे लोग चूज करेंगे, लोगों के पास में अधिकार होंगे, उस सपने को उन्होंने 4 पेंटिंग्स के थ्रू बनाया। उन 4 पेंटिंग में से एक पेंटिंग ये है, ठीक है, एज ही कॉल्ड देम। और इन पेंटिंग्स को उसमें क्या कहा गया, ठीक है, पैक्ट बिटवीन द नेशंस, ठीक है। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। तो इस पेंटिंग की पहली चीज आपको ये देखने को मिल रही है,
ठीक है, पेंटिंग का पहला पॉइंट निकल के आ रहा है कि इस पेंटिंग के थ्रू क्या बता रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका के लोग जो हैं, सभी तरह के लोग, मेन, विमेन, ठीक है, बच्चे, बूढ़े, सारे लोग एक लॉन्ग ट्रेन बना के, मतलब एक रैली बना के मार्च करते हुए जा रहे हैं किसके तरफ से, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ से, एंड ऑफरिंग होमेज, मतलब श्रद्धांजलि देते ना अपन वैसा, ठीक है, तो दे आर ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे होमेज ऑफर कर रहे हैं एज दे आर पासिंग बाय इट, जैसे जैसे वहां से निकलते जा रहे हैं उसके पास से, तो दे आर ऑफरिंग दी होमेज टू इट, गॉट इट, ये चीज है, मतलब अपना भावपूर्ण समर्पण दे रहे हैं कि हाँ भैया ये पेंटिंग है, मतलब ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, आजादी तो चाहिए सबको, तो आजादी के पास निकलेंगे तो आजादी को आजादी पाए लागू, वैसा वाला सिस्टम, ठीक है। तो एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, you can here recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of men in the other, ठीक है। और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अगर आप देखोगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में ही आर्टिस्ट ने लिबर्टी को एक तरह से इंपॉर्टेंट पर्सोनिफिकेशन देना शुरू कर दिया था। क्लास 9th का तुम्हारा नॉलेज टेस्ट कर लो एक बार, बताना जरा, क्लास 9th में फ्रांस की जो फीमेल एलिगेरी थी, नहीं क्लास 9th में, तुम तो 10th में ही पढ़ोगे, चिंता मत करो 10th में पढ़ोगे, तो जैसे क्लास 9th में अगर आपने ध्यान दिया हो तो रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में क्या है कि जब रेवोल्यूशन हुआ था ना, तो अलग अलग लोगों ने क्या किया था, अलग अलग लोगों ने अलग अलग पर्सोनिफिकेशन किया था आइडियाज को, एक विचार, जैसे हम भारत माता की इमेज बनाते, एक्चुअली में भारत माता नहीं है कोई कि एक कोई लेडी हो जो भारत माता थी, नहीं, लेकिन हम भारत माता से क्या बताते हैं, हम एक पूरे भारत को सिंबलाइज करते हैं, एक पावर को एसोसिएट करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। तो वैसे ही क्या है कि यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी कोई लिबर्टी की देवी नहीं थी, लेकिन एक लिबर्टी के आइडिया को एक स्टैच्यू बनाया गया है वैसा, ठीक है, स्टैच्यू बनाया गया है। और आप देखोगे तो स्टैच्यू में एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट दिया गया है कि ये प्रकाश दे रही है लोगों को, ये स्टैच्यू जो है लोगों को प्रकाश दे रहा है कि लोग आगे बढ़े, लिबर्टी की तरफ बढ़े। और दूसरे हाथ में दी राइट, एक चार्टर, एक लिखा हुआ एक पर्चा है जिसमें क्या है, दी चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड अदर्स, ठीक है, तो लोगों का, मेन एंड अदर्स मतलब कि पुरुष लोगों के राइट्स की बात की गई है। ऑन दी अर्थ इन फोरग्राउंड, अब अगर ये दूसरी चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है, ये यहां पे आपको दूसरी चीज समझ में आ गई। अब अगर वहीं पे अगर आगे देखें तो ऑन दी अर्थ इन दी फोरग्राउंड ऑफ इमेज लाई दी शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। डरना नहीं है, सबसे पहले तो आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी, भारी शब्द देख के पता नहीं क्यों घबराने लगते बच्चे, बहुत इजी है, देखो क्या हो रहा है ना। और उस पेंटिंग में देखें तो फोरग्राउंड मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड मतलब ये मेरे पीछे हो गया, फोरग्राउंड मतलब क्या है कि जैसे आप मेरे आगे हो, तो फोरग्राउंड मतलब आगे की जगह, आगे की जगह में अगर आप देखेंगे ना तो इन दी फोरग्राउंड यू कैन सी, क्या देखोगे फोरग्राउंड में, इमेज ऑफ शैटर्ड रिमेन्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो मटेरियल दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है एक ताज, दो ताज, तीन ताज, ताज के पुंगी बजा दिए, ताज तोड़ दिए, तो फोरग्राउंड में आपको देखने को मिल रहा है क्या कि इमेज लाइज दी शैटर्ड रिमेन्स, टूटे फूटे ताज तूज आपको देखने को मिल रहे हैं, ऑफ सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब राजा महाराजाओं के सिस्टम को एब्सोल्यूटिस्ट कहा गया है। तो गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज, मतलब एक एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम मतलब जहां पे एक व्यक्ति के पास एब्सोल्यूट पावर है, कोई उसकी पावर को चेक नहीं कर रहा है, ऐसे सिस्टम को एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के सिस्टम को एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम कहा जाता है। तो एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम जो है वो आपको फोरग्राउंड में उसके सिंबल्स जो है वो स्कैटर्ड तरीके से देखने को मिलेंगे, टूटे फूटे तरीके से देखने को मिलेंगे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। अब ऐसा बताना चाह रहे हैं कि मोनार्की जो है वो खत्म हो गई है, इस चीज को दर्शाया जा रहा है। तो इन सूर्योज यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। सूर्यो के, फ्रेडरिक सूर्यो के यूटोपियन विजन को अगर आप देखोगे ना तो यूटोपियन क्या होता है सर, मैं वही बोल रहा हूं कि शब्दों से मत घबराना, आसान है। फ्रेडरिक सूर्यो का जो यूटोपियन विजन है, यूटोपियन मतलब जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अगर बात करें मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड की, तो मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड में अगर आदमी ये सोचता, ऐसे हाथ पे कुछ पत्थर रख के टक 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 करूंगा, हेलो चंद्रगुप्त मौर्य, मैं चाणक्य बोल रहा हूं, हाँ चाणक्य दादा, वो अपने को उसके ऊपर हमला करना है, ओके हो जाएगा। तो उस समय पे अगर आप ऐसा सोचते कि फोन लगा लेंगे, बात कर लेंगे, ऐसी बात हो जाएगी, तो वो बड़ा यूटोपियन था। यूटोपियन मतलब क्या होता है, अ विजन या फिर अ थॉट विच इज फार फ्रॉम द रियलिटी, लेकिन आज रियलिटी हो। तो एक ऐसी चीज सोचना जो उस समय पे हकीकत ना हो। तो जैसे
फ्रेडरिक सूरियो जब ये सोच रहे ना कि वर्ल्ड डेमोक्रेटिक हो जाएगा, रिपब्लिक हो जाएगा, उस समय पे ये चीज रियलिटी नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि उस समय पे तो मोनार्कीज रूल कर रही थी। लेकिन उन्होंने एक विजन देखा, एक यूटोपियन विजन विच इज नॉट प्रेजेंट इन विच इज नॉट ट्रू इन टुडेज कंटेक्स्ट, जो आज के हिसाब से रियलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन हो सकता है आगे भविष्य में, जैसे आज मैं सोचूं, ऐसा कोई होता है क्या कि मैं अपने छत पे जाऊंगा और छत पे से दोनों हाथ ऐसे करूंगा और मैं हवा में उड़ जाऊंगा। आज वो बड़ा यूटोपियन लगता है, लेकिन क्या पता कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि यहां पे ऐसे पंख लग जाए और हाथ ऐसे करो और छत पे से उड़ना शुरू हो जाए। जस्ट इमेजिन। तो आज मेरा ये सोचना एक यूटोपियन विजन होगा, समझा है? तो यूटोपियन विजन मतलब क्या है? समथिंग विच इज नॉट रियलिटी टुडे, फाइन। एक ऐसा विजन देखना विच इज फार फ्रॉम द रियलिटी टुडे, उसको यूटोपियन विजन कहा जाएगा। तो फ्रेडरिक सूरियो ने जब ये इमेजिन किया कि वर्ल्ड जो है डेमोक्रेटिक हो जाएगा, रिपब्लिक हो जाएगा, तो ही वॉज इमेजिनिंग समथिंग विच इज फार फ्रॉम द रियलिटी, जो आज की हकीकत से, उस समय की हकीकत से अलग था, ठीक है। तो यहां पे वही बताया गया कि पेंटिंग में क्या क्या है वो आपको देखने को मिल गया। सूर्यो का ये जो यूटोपियन विजन था, यूटोपियन विजन, विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, मतलब वो ये कि आज के समय में हो नहीं सकता, अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, बट इट मे एग्जिस्ट इन फ्यूचर, वैसा वाला केस, ठीक है। तो इन सूर्यो यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो इनके इस विजन में, इस पेंटिंग में, पेंटिंग को कहा गया है जो वर्ल्ड के अलग अलग लोग हैं ना, उनको डिस्टिंक्ट नेशंस में ग्रुप किया गया है कि अलग अलग कंट्रीज हैं। और अब उस समय पे तो कंट्रीज भी नहीं होती थी, उस समय पे जर्मनी नहीं था, उस समय पे आप देखोगे, आप चैप्टर में आगे पढ़ोगे ना, तो उस समय पे एक प्रुशियन एम्पायर हुआ करता था, प्रुशिया हुआ करता था। तो उस समय पे कंट्री तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने इमेजिन किया कि एक ऐसा कंट्री बनेगा जर्मनी जैसा, समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या किया, एक अपना एक यूटोपियन विजन दिखाया, जिसमें उन्होंने क्या किया, अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग नेशंस को डिस्टिंक्ट नेशंस की तरह ग्रुप किया गया है, ठीक है। He grouped as distinct nations identified through their flags and national costume, ठीक है। उनके झंडे और नेशनल कॉस्ट्यूम्स के थ्रू उनको आइडेंटिफाई किया गया। झंडे और नेशनल कॉस्ट्यूम कैसे है? तो जैसे झंडे हैं तो अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग है। जैसे अगर आप देखोगे तो अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे वैसे तो अपन कि ये जो ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर है, ये कहां का कलर है? ये इसका क्या बोलते हैं, अपने जर्मनी का नेशनल कलर है, ठीक है। तो उनके फ्लैग हो गए, उनके नेशनल कॉस्ट्यूम हो गए। लीडिंग दी प्रोसेशन, और इस तरह से क्या है कि सब झंडा ले लेके अपनी अपनी कंट्री के चेले चपाटों को एक साथ लेके क्या है, आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ भैया हम अपनी कंट्री को लीड कर रहे हैं। लीडिंग दी प्रोसेशन। दी वे पास टू द स्टैच्यू आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। अब जैसे क्या है, वे पास टू दी स्टैच्यू, जो इस पेंटिंग में नहीं दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। तो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड आगे निकल चुके हैं इस पेंटिंग के। जैसे अगर आप आगे देखोगे इधर, जो पेंटिंग में नहीं दिख रहा है, कि यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड निकल चुके हैं। क्यों निकल चुके हैं? क्योंकि ये वो देश है जो देश आजाद हो चुके हैं इस समय तक, 1848 तक ये देश आजाद हो चुके हैं। जैसे यूएसए भी 1794 या 93 में कब कंट्री हो गया, बन गया था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्विट्जरलैंड भी पहली कंट्री बन गया था। तो यहां पे वही बताया गया पेंटिंग में कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से जो आगे निकल गए, मतलब उनको लिबर्टी मिल गई है। तो उस पेंटिंग के थ्रू उन्होंने वही बताया गया है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हिसाब से अगर आप देखोगे, वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड which by this time were already nation states। नेशन स्टेट्स मतलब कंट्री बन चुके थे। आगे समझाऊंगा नेशन स्टेट्स का और अच्छे से मीनिंग, अभी के लिए समझ लो कि कंट्री बन चुके थे। तो उस पेंटिंग को अगर देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड आगे निकल चुके थे और कंट्री बन चुके थे। फ्रांस अगला कंट्री जो है, तो अगला कंट्री कौन सा है? फ्रांस है, ठीक है। अगला कंट्री जैसे अगर आप देखोगे फ्रांस की अगर बात करते तो ये जो टाइम था ना 1848, इस समय तक फ्रांस लड़ रहा था। तो ये फ्रांस के नेशनल कलर देख लो, ब्लू, रेड और व्हाइट, ब्लू रेड व्हाइट के साथ में ये फ्रांस के नेशनल कलर हो गए ना, ये फ्रांस। तो ये फ्रांस के नेशनल कलर हो गए, फ्रांस की कॉस्ट्यूम हो गई, इस तरह के कपड़े भी पहनते थे, ठीक है। तो ये फ्रांस है। तो स्विट्जरलैंड और यूएस से आगे निकल गए क्योंकि वो आजाद हो चुके थे, तो उस पेंटिंग में उनको आगे निकाल दिया है। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है? फ्रांस जो है, तो फ्रांस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा ही है। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय, फ्रांस को किस चीज से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? फ्रांस इज आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर। रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर अभी आगे पढ़ेंगे भी अपन कि उसके जो 3 कलर थे, ब्लू, व्हाइट और रेड, इस कलर का झंडा फ्रांस का आपको देखने को मिल रहा है पेंटिंग में। एक बार फिर से मैं पेंटिंग पीछे करके दिखा दूं, इस कलर का झंडा आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये दिखा, ठीक है। तो फ्रांस पहुंच चुका है कहां पे? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने। और इस
टाइम पीरियड मतलब 1848 इस टाइम तक एक्चुअली में फ्रांस में रिवॉल्ट चल रहा था और फ्रांस डेमोक्रेटिक बनने वाला था। जो 1789 में पढ़ के आए थे ना तुम रिवॉल्ट, आ जाओ एक अच्छी चीज कनेक्ट करवाता हूं। जो बच्चे 9th में पढ़े थे ना, तो मैं उनसे बोलता था 9th के क्लासेस में कि 9th में जो पढ़े हो तुम, तो तुम्हें मैं 10th में कनेक्ट करवाऊंगा। देखो कैसे कनेक्ट करवाते हैं, कैसे कनेक्ट करवाते हैं बताता हूं। फ्रांस की कहानी समझना अच्छे से कि फ्रांस की कहानी, तो अगर तुम्हें ध्यान हो, तुमने 9th में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था 9th में? बहुत अच्छे से ध्यान करो। तो 9th में तुम्हें अगर ध्यान हो तो तुमने पढ़ा था कि 1789 में रेवोल्यूशन हुआ था, बोलो हाँ। अब इस रेवोल्यूशन के बाद में पूरा एक साइकिल चला। कैसा साइकिल चला? इस रेवोल्यूशन के बाद में एक पूरा साइकिल चला। तो 1792 में उनका वो हुआ, कह सकते कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ। रेन ऑफ टेरर भी आ गया। रेन ऑफ टेरर के बाद में डायरेक्टरी आ गया। 1805 में जैसे अगर आप देखोगे तो नेपोलियन आ जाता है। 1805 के बाद में नेपोलियन हार जाता है 1815 में, है ना। नेपोलियन को हराने के बाद में कौन पावर में आता है? तो आपने बेसिकली 1815 तक ही पढ़ा था कि नेपोलियन हार जाता है, ठीक है। तो नेपोलियन के हारने के बाद और क्या क्या होता है फ्रांस में, वो इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। इस चैप्टर में, हाँ आज मतलब आज तो नहीं, लेकिन आने आने क्लासेस में आगे आप पढ़ोगे कि क्या क्या होता है बाद में। यार करंट क्यों मार रहे हैं? नहीं करंट मार रहा है, वही लगा फिर से करंट चालू हो गया क्या इसमें? हाँ 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 करंट मारा है भाई, मार रहा है दोस्त करंट। 9th की समस्या। क्या बात? रुक जाओ, बाहर कर लेता हूं ना मैं उसको। जो कपड़ा होता है ना, इट इज इंसुलेटर। इतनी साइंस आती है मुझे तो। अब मार के दिखा करंट। एक ही तो सर है हमारे एसएसटी के, क्या होगा फिर? चलो, तो 1815 में जैसे अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो 1815 में क्या हो रहा था, ध्यान देना बहुत अच्छे से। 1815 में जैसे अगर आप देखो तो नेपोलियन हार गया था। नेपोलियन हारने के बाद में क्या होता है ना, 1815 में नेपोलियन हारने के बाद में वापस से मोनार्की आती है। वो मोनार्की 1830 में कुछ होता है और अल्टीमेटली, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो एक पूरी प्रोसेस चलती रहती है रेवोल्यूशन की। प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशन चलती रहती है। मैं आपको एक साथ बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब आगे चैप्टर बढ़ाते जाएंगे तो आपको सब कनेक्ट होते जाएगा। और 18 अल्टीमेटली क्या होता है, 1848 जब ये फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग बन रही है, ठीक है, द टाइम ऑफ पेंटिंग ओनली, मतलब इसको लिखूंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसे ध्यान रख लेना। 1848 ये वही टाइम पीरियड जब फ्रेडरिक सूरियो पेंटिंग बना रहा है। तो इस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा है ना, इस टाइम पीरियड पे कंट्री में, फ्रांस में ऐसा रेवोल्यूशन चल रहा था जिससे फ्रांस अल्टीमेटली रिपब्लिक बन जाएगा। फिर इसके बाद वापिस कोई ऐसा उठा पटक नहीं होगी कि नेपोलियन आएगा, राजा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, डायरेक्टरी आएगी। फिर इसके बाद में रिपब्लिक ही रहता है फ्रांस 1848 के बाद में। तो अगर यहां पे आपको पेंटिंग में बताया जा रहा है क्या कि फ्रांस जो है 1848 के टाइम पीरियड में जब पेंटिंग बनी है तो फ्रांस से यहां पे खड़ा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास, इसका मतलब यह था कि फ्रांस में इस समय उथल पुथल चल रही थी। तो वहां पे बताएगा फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू, मतलब इट वाज ऑन द डोर स्टेप्स ऑफ द लिबर्टी, है ना। इट वॉज ऑन दी डोर स्टेप्स ऑफ दी लिबर्टी, लिबर्टी के डोर स्टेप्स पे ही खड़ा था। शी इज फॉलोड बाय, मतलब फ्रांस इज फॉलोड बाय पीपल ऑफ जर्मनी वियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। अब फ्रांस के जस्ट पीछे आप देखोगे तो जर्मनी आ रही है, ठीक है। और 1848 के आसपास ही जर्मनी में भी रेवोल्यूशन होता है। तो ये वो उस सीक्वेंस में जो पेंटर है फ्रेडरिक सूरियो, उन्होंने अपने विजन को अलाइन किया है। मैं तुम्हें इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभार एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर द मैसेजेस ट्राइड टू कन्वेड, ठीक है, बाय फ्रेडरिक सूरियो। फ्रेडरिक सूरियो ने अपनी पेंटिंग जो है द पैक्ट बिटवीन नेशंस या फिर हिज ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, उस ड्रीम के थ्रू उन्होंने क्या मैसेज देने की कोशिश करी है। मैसेज मिल पा रहा है तुम्हें, नेटवर्क में हो तुम, ठीक है। मैसेज क्या है उनका, तो अगर आप देखोगे तो उस मैसेज के थ्रू वो क्या बता रहे हैं, वर्ल्ड को डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर उन्होंने बताया कि वर्ल्ड को अलग अलग नेशंस में क्लासिफाई करके वो नेशंस जो है दे आर आइडेंटिफाइड बाय देयर नेशनल कलर, द नेशंस आर आइडेंटिफाइड बाय देयर फ्लैग्स, कॉस्ट्यूम्स, और वो एक मार्च कर रहे हैं। किधर? मार्चिंग टुवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन है ना। अब वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। यूएसए और स्विट्जरलैंड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पास कर चुके हैं, ठीक है। अब वहां पे फ्रांस है, फ्रांस इज फॉलोड बाय जर्मनी, और दीज आर आइडेंटिफाइबल एज नेशन स्टेट्स। दो द रियलिटी इज कि जर्मनी तो समय जर्मनी बना ही नहीं था,
लेकिन पेंटर का विजन था कि एक दिन ये कंट्री बनेगा वैसा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली एट दैट टाइम व्हेन सूर्यो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन, ठीक है। वो यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं करते थे, स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन जर्मनी जैसा कुछ नहीं था, प्रूशियन एम्पायर हुआ करता था, ठीक है। द फ्लैग दे कैरी इज द एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स ऑफ 1848। तो 1848 में जो आप पढ़ोगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जब पढ़ेंगे ना चैप्टर में आगे, तो वहां आप पढ़ोगे कि ये जो फ्लैग वो कैरी कर रहे हैं, ये फ्लैग एक तरह का एक्सप्रेशन है कि हम जो जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज है वो एक कंट्री बन जाए अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी इमोशन के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, उस फ्लैग को इस्तेमाल करते हुए जर्मनी को एक जर्मन कंट्री की तरह उस पेंटिंग में दर्शाया है। फॉलोइंग जर्मन पीपल आर पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। और इनके पीछे पीछे फिर जमात लगी हुई है, एक लंबी सी लाइन लगी हुई है कि ये लोग भी है अभी, ठीक है भैया, हमें भी आजादी चाहिए, ठीक है। तो ये आजादी के लिए ये लोग भी बेचारे मार्च कर रहे हैं कि भैया भैया मुझे भी आजादी चाहिए, वैसा करके ये लोग भी उसके लिए आ रहे हैं लाइन में। फ्रॉम दी हेवेंस अबव, ऊपर आसमान की तरफ, ऊपर, और ये मैं ऊपर, कोहरा ही कोहरा, आसमान की गहराइयों में। तो ऊपर आसमान में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि फ्रॉम दी अबव, फ्रॉम दी हेवन अबव, ठीक है। ऊपर से आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स गेज अपॉन द सीन। तो ये सब ऊपर से बैठ के देख रहे हैं, क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स सब देख रहे हैं कि हाँ बहुत बढ़िया, चलो आगे सबको लिबर्टी मिलना चाहिए ऐसा। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस। और आर्टिस्ट ने इन सभी लोगों को, सभी देवी देवताओं को एक साथ लाने का प्रयास इसलिए किया ताकि वो बता सके कि फ्रेटर्निटी होना चाहिए लोगों में, भाईचारा होना चाहिए लोगों में। उस भाईचारे को दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया है, उस चीज को दर्शाया है ऊपर से कि सारे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, फ्रेटर्निटी है ना, फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उस चीज को फ्रेटर्निटी के फॉर्म में दर्शाया है, क्लियर है। दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सूर्यो। और ये जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर में आपको बहुत सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इश्यूज ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि विजुअलाइज किए गए हैं सूर्यो के द्वारा इन चैप्टर, इन फिगर 1। तो इस पेंटिंग में जो सूर्यो ने बताया ना, जैसे जर्मनी के बारे में, फ्रांस के बारे में, कैसे लोगों का ये जो विजन था, ड्रीम था, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, तो लोगों ने ऐसे क्यों सोचा है, वो सब कुछ आपको इस पूरे चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज द फोर्स व्हिच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। तो देखो क्या है, 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में क्या बता रहे हैं, नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म क्या होता है, हम अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया, रुक जाओ यार कीबोर्ड। नेशनलिज्म क्या होता है, मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूं, ठीक है, राष्ट्र है मेरा वो। तो मेरे लिए जब राष्ट्र के प्रति प्रेम रहेगा तो मैं क्या कहलाऊंगा, एक राष्ट्रवादी कहलाऊंगा, कि मैं नेशन की बात करता हूं नेशनलिज्म, कंट्री की बात करता हूं नेशनलिज्म, है ना। तो 19th सेंचुरी में भी यही होता है कि पूरे यूरोप में ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी व्हाट यू विल ऑब्जर्व, व्हाट यू विल फाइंड, कि पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ चढ़ के देखने को मिल रही थी लोगों के अंदर, ठीक है। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद था, और उस राष्ट्रवाद के चलते क्या है कि अगर मान लो एक एरिया है ये, और इस एरिया में इतने लोग आपस में एकजुट महसूस कर रहे हैं, इस एरिया में इतने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो सबको एक साथ रहना चाहिए, हम सब तो भाई भाई हैं। तो इतने एरिया में अगर लोग एकजुटता वाली भाव को रख रहे हैं, फीलिंग को अगर रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतने लोग एक नेशन स्टेट बनाएंगे। नेशनलिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ अ नेशन। तो इतने लोग अपना एक कंट्री बनाएंगे, है ना। अभी नेशन स्टेट का कंसेप्ट समझाऊंगा मैं। तो आपको ये देखने को मिलता है कि जब 19th सेंचुरी में लोगों के अंदर वो भाव आया ना, क्या भाव आया कि हम सबको एकजुट होना है, हम सबको देश का एक मतलब वो बनना है, हिस्सा बनना है। तो उससे क्या होगा ना, उससे आपको क्या देखने को मिलता है, उससे आपको देखने को मिलता है कि जब लोगों के अंदर ये भाव आया नेशन स्टेट वाला, तो इसके चलते क्या है, ऑटोमेटिकली क्या आपको देखने को मिलेगा कि यूरोप के पूरे पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में चेंज आएगा। पॉलिटिकल वर्ल्ड में कैसे चेंज आएगा कि अब राजा महाराजाओं की टेरिटरी नहीं रह जाएगी, अब लोग क्या करेंगे, अपने अपने टेरिटरीज बनाएंगे, अपने अपने कंट्रीज बनाएंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर फीलिंग कि हाँ हम सब एकजुट है तो हमारा एक कंट्री होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान वाले लोगों लगा कि हम सब एक जैसे हैं तो उन्होंने पाकिस्तान बनाया, इंडिया लोग लगा हम सब एक जैसे हैं तो उन्होंने इंडिया बनाया, ठीक है। फिर इंडिया में हमने सबको लिया, हमने भेदभाव नहीं किया कि उधर हो जा इधर हो जा। पाकिस्तान था बदमाश, आज सफर कर रहा है, समझे, वैसा होता है। तो आपके इंटेंट अच्छे होना चाहिए बेटा।
नहीं तो क्या होता है, नहीं तो एक ना एक दिन सफर करना ही पड़ता है। पानी पियो, इसी बात पे सब पानी पी लो जरा फटाक से। बिग सरप्राइज क्या है? बिग सरप्राइज ये है, तुम्हारे काम का है, बहुत काम का है। तो तुम जब अभी ये क्लास खत्म होने के बाद में 6 बजे लाइव मिलेंगे ना अपन, 5 मिनट देना बस मुझे, 5 मिनट पहले क्लास छोड़ दूंगा, तब तुम्हें बिग सरप्राइज पता चलेगा। ठीक है, ओके डन, चलो आ जाओ। तो क्या हो रहा है, कहानी देखो आगे। तो नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. ठीक है, the end result of these changes was the emergence of nation state in place of multinational dynastic. बहुत अच्छी लाइन, अगर आप देखोगे ना इस पूरे चैप्टर की, अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो ये वाली लाइन को ध्यान रख लेना, ये लाइन को ध्यान रखो, ये लाइन को ध्यान रखो, पढ़ो, कुछ नहीं करना है, पढ़ना है बस। The end result of these changes was the emergence of nation state in place of multinational dynastic empires of Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. एक बार और पढ़ दूंगा तो तुम वो शोभित भैया की तरह मेरा भी मीम बना दोगे, नहीं? ठीक है, तो अब अगर जैसे यहां देखें, यहां पे तो यहां केस क्या है, यहां केस ये है बाबू, बड़ा सिंपल सा, कि जो नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है ना, तो इसमें जो नेशनलिज्म वर्ड है ना, राष्ट्रवाद होना चाहिए। सर राष्ट्रवाद से क्या मिला बताओ, देश के प्रति प्रेम करने से क्या मिला? सब कुछ देश से तो मिला है। मैं रहूं ना यार हूं, भारत ये रहना चाहिए, सुना ना गाना कितना प्यारा। तो अगर हम बात करें कि अगर गाना नहीं सुना ये वाला तो आज सुनना याद से एक बार। कौन सी मूवी थी, रानी लक्ष्मीबाई की, जो कंगना रनौत वाली मूवी है, उसमें वाला गाना जो है, तुझे सौगंध, मतलब मुझे या तुझे, जो भी है वर्ड, लिरिक्स में बहुत खराब हूं, है मुझे सौगंध भारत, ऐसा। तो मैं रहूं ना यार हूं, भारत ये रहना चाहिए। तो गाना सुनना सब आज जाके, ठीक है। क्या बता रहा था मैं तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था, गाना आ गया बीच में। हाँ, कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो वर्ड है ना, नेशनलिज्म इन यूरोप, तो जो नेशनलिज्म वर्ड है, ये राष्ट्र के प्रति प्रेम वाली जो चीज है, तो ये राष्ट्र के प्रति ये जो प्रेम वाली चीज है, इस चीज से क्या मिला? तो जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये पूरी उठापटक जो पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो आज की क्लास जो है, आज की क्लास में एक फ्रेडरिक सूर्य वाला इंपॉर्टेंट पार्ट बताया मैंने, उसके अलावा लेकिन आज की क्लास में जो बता रहा हूं मैं, फाउंडेशन बना रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आएगा। और ये लाइन वो फाउंडेशन का भी फाउंडेशन है, कि इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जैसे जैसे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जागी ना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की फीलिंग जागी, तो उससे हुआ क्या है, बहुत सारे बदलाव आए। किसी ने किसी राजा को पटक के मार दिया, किसी ने क्या करा, अपने यहां विद्रोह कर दिया, किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी सरकार बनानी है। तो जो भी हुआ, ये सारे चेंजेस जो नेशनलिज्म के कारण हुए ना, इसका एंड रिजल्ट ये था कि देयर वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। इस पूरे भाव के कारण यूरोप में अलग अलग जगह नेशन स्टेट्स बने, मतलब अलग अलग कंट्रीज जो थी उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई। नेशन स्टेट मतलब क्या है कि जब आप एक फिक्स्ड एरिया में वहां के लोगों के अंदर इक्वालिटी की, मतलब वहां के लोगों के अंदर इक्वल और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के रिस्पेक्ट डेवलप करते हो, वहां के लोग जब एक फिक्स्ड एरिया को अपनी कंट्री मानते हैं, वहां के लोग जब क्या करते हैं, कह सकते हैं अपने आप को एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं और कंट्री का एक पार्ट मानने लगते हैं, तो नेशन स्टेट बनता है। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके एक फिक्स्ड टेरिटरी हो, आपके लोग जो हो तो फिक्स्ड हो, आपकी गवर्नमेंट हो, यहां पे पूरी कंट्री में फिर एक सरकार चले, तो ये नेशन स्टेट होता है। तो जो नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आई, ये जो नेशनलिज्म का भाव लोगों के अंदर आया, तो इस भाव से क्या हुआ, इस भाव से ये हुआ कि आपको नेशन स्टेट्स बनते देखने को मिले। और इन नेशन स्टेट्स के बनने से हुआ क्या है, जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे यूरोप के, वो खत्म होते चले गए। मतलब अब दिखती बात है कि अगर मुझे एक जमीन चाहिए तो वो जमीन में मंत्र मार के ऐसे छू करके जमीन नहीं बना लूंगा, वो अगर मुझे जमीन चाहिए तो मुझे किसी और से जमीन लेना पड़ेगी, सिंपल है। तो अगर कोई कंट्री बन रहा है तो किसी एक जगह पे अगर कंट्री बन रहा है तो दूसरी जगह की टेरिटरीज तो खाएगा ना। तो दिखती बात है कि जो पहले यूरोप में मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स हुआ करते थे, कि एक राजा है,
एक राजा ने जर्मन बोलने वाले लोगों को भी अपने अंदर रख के रखा है, फ्रेंच बोलने वाले लोगों को भी अपने अंडर में रख के रखा है, डच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को भी अपने अंडर में रख के रखा है, और अब राजा में दम था तो उसने इतना बड़ा अपना साम्राज्य बना के रखा है। तो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स हैं, मतलब आज जो अलग अलग कंट्री बन चुके हैं वो सब पहले किसी एक एम्पायर के अंडर में हुआ करते थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखें अपन तो अलेक्जेंडर का जो एम्पायर था, तो अलेक्जेंडर के एम्पायर में उसने सबको, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग और अलग अलग जो आज वर्ल्ड में कंट्रीज उन सबको अपने अंडर में रख लिया था, तो इसलिए उसे एम्पायर कहा जाता था। अलेक्जेंडर का जो एम्पायर था तो उसको मल्टीनेशनल एम्पायर कहा जाएगा। वैसे आप देखोगे तो प्रूशियन एम्पायर में जर्मन बोलने वाले मेजोरिटी थे, लेकिन जर्मन बोलने के अलावा भी दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को, फ्रांस के लोगों को, कुछ फ्रांस की टेरिटरी को, सबको अपने अंडर में कंट्रोल करके रखा था उसने। तो अब आपको देखना होगा कि जब अदर डॉट्स कनेक्ट करवा रहा हूं, एक बार में समझ में आएगा। जब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई तो उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने कंट्रीज बनाई। क्यों? क्योंकि पहले कंट्रीज नहीं थे, पहले ये जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स होते थे, तो इन डायनेस्टिक एम्पायर्स को हटा के इन्हें रिप्लेस करके वहां पे कंट्रीज आ गई। ठीक है, इन डायनेस्टिक एम्पायर्स को हटा के वहां पे इन्हें रिप्लेस करके क्या हो गई, कंट्रीज आ गई है। तो द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट। अब नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट में क्या फर्क है सर? बहुत अच्छे से समझना। तो नेशन स्टेट जो है बेसिकली जब आप एक टेरिटरी बना लेते हो, उस टेरिटरी के लोग अपने आप को उस टेरिटरी का पार्ट मानने लगते हैं। जब एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल टेरिटरी, मतलब एक बाउंड्री, एक बॉर्डर सेट हो जाती है तो वो नेशन स्टेट कहलाता है ना, वो नेशन स्टेट कहलाता है। तो आपको ये समझना है कि वो नेशन स्टेट था, लेकिन यही नेशन स्टेट में जब डेमोक्रेसी जैसी चीज आ जाएगी, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी कि पूरा सिस्टम है, ऑफिसर्स वगैरह है, मॉडर्न आर्मी आ जाएगी, तो वो मॉडर्न स्टेट्स कहना लगेगा। तो नेशन स्टेट्स तो बना लिए थे लोगों ने, लेकिन उन नेशन स्टेट्स में जब डेमोक्रेसी, जब रिपब्लिक के आइडिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि नाउ नेशन स्टेट्स आर बिकमिंग मॉडर्न स्टेट्स। तो द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। समझ में आया? तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां जैसे अगर आप देखोगे तो यहां आपको एक चीज कनेक्ट करना होगा कि मॉडर्न स्टेट की जो प्रैक्टिसेस थी ना वो नेशन स्टेट्स में हो रही थी। ठीक है, जहां पे आपको क्या देखोगे, विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैज बीन डेवलपिंग ओवर यूरोप, डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। ये पॉइंट दोनों समझ में आए? बहुत अच्छे से समझना। देखो पूरा फिलोसफिकल है, इसमें स्टोरी कुछ नहीं है, लेकिन आगे जितनी भी स्टोरीज आएगी उनके लिए जो बेस बनाना ना, वो बेस यहां बन रहा है कि यूरोप में भाई साहब आपको यह समझ में आया कि लोगों के अंदर जब राष्ट्रवाद की भावना आई, जब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जागी, तो उस नेशनलिज्म की फीलिंग के चलते ही लोगों ने क्या करा, अपनी अपनी कंट्रीज बनाई और जो पुराने मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थे उनको हटाया। लेकिन ठीक है, लेकिन आपको एक चीज समझना होगा, डाइवर्सिटी तो अच्छी होती है ना, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी अच्छी होती है, लेकिन आपको एक चीज समझना होगी कि अगर एक होमोजेनस कैटेगरी के लोग हैं कि एक जैसी भाषा बोलते हैं या फिर फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और उनका कल्चर एक सिमिलर है, तो वो लोग अगर एक साथ रहना चाहते हैं तो उनके अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना है, और उस राष्ट्रवाद की भावना के चलते ही वो क्या करेंगे, अपना एक राष्ट्र बनाएंगे। तो डाइवर्सिटी जरूरी है, बहुत बढ़िया आपका कहना, लेकिन ये जो मोनार्क्स होते थे जबरदस्ती लोगों को अपने अंडर में रखते थे, जबरदस्ती लोगों को अपने अंडर में कंट्रोल करके रख रहे थे, दैट वाज नॉट गुड ना। अगर लोगों की एक कल्चर, एक आइडेंटिटी है तो वो अपना एक कंट्री बनाना चाह रहे हैं, और उनकी डिमांड अगर जेन्युइन है तो कंट्री बनाना चाहिए उन्हें। तो वही उस नेशनलिज्म की फीलिंग के चलते ही तो कंट्रीज बने थे, ये नेशन स्टेट्स बने थे। तो मैं जो बता रहा हूं कि नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन यही नेशन स्टेट्स मॉडर्न स्टेट्स में कन्वर्ट हो रहे थे। कैसे मॉडर्न स्टेट्स? मतलब कि ऐसे कंसेप्ट, ऐसे प्रैक्टिसेस को आप फॉलो कर रहे थे जहां पे एक सेंट्रलाइज्ड पावर होगी। एक सेंट्रलाइज्ड पावर मतलब कि कंट्री को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल सिस्टम होगा, ठीक है, जो कि पूरी कंट्री के ऊपर एक सॉवरेन कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा। सॉवरेन कंट्रोल मतलब क्या है कि पूरी कंट्री के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कि सॉवरेन मतलब कि पीपल आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन। तो एक गवर्नमेंट होगी जो वहां के लोगों के लिए, उस टेरिटरी के लिए खुद निर्णय लेगी। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं ना, जैसे डेमोक्रेसी में ही सोवरेनिटी होती है। अगर ध्यान हो आपको तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर जो सिविक्स का पढ़ के आए 9th में, तो वहां पे वर्ड थे फैटर्निटी मतलब भाईचारा, सोवरेन मतलब क्या है कि कंट्री इज फ्री टू टेक देयर डिसीजन। तो मॉडर्न स्टेट्स तब कहलाएंगे जब वो कंट्री तो बन गई, लेकिन उस कंट्री में एक सेंट्रल अथॉरिटी हो जो कि सॉवरेन हो, जो अपने निर्णय खुद ले पाए। ठीक है, क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हो उनकी कि भैया ये हमारी टेरिटरी है, यहां से यहां तक हम डिसीजन ले सकते हैं, ये हमारा कंट्री कहलाएगा। इंडिया है तो कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक सारा का सारा हमारा है, ऐसा। ठीक है,
ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। और ये चीज जो है यूरोप में धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। तो हम कह सकते हैं कि नेशन स्टेट्स मॉडर्न स्टेट्स बन रहे थे। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। ठीक है, तो एक नेशन स्टेट वो था, ठीक है, एक नेशन स्टेट वो था जहां पे सिर्फ रूलर्स नहीं, वहां के लोग भी क्या करें, अपने अंदर एक मतलब क्या कह सकते हैं कि अपने अंदर एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप करें। ठीक है, और एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। ठीक है, तो उनका एक कॉमन हिस्ट्री हो सकता है, कॉमन डिसेंडेंट हो सकता है। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अब जब हम बात कर रहे हैं कि एक नेशन स्टेट के अंदर, वो नेशन स्टेट जब एक मॉडर्न स्टेट बनेगा, तो वो नेशन स्टेट के अंदर, वो मॉडर्न स्टेट के अंदर ये जो कॉमननेस का भाव है ना, कि हम सब एक हैं, इस टाइम इमेमोरियल से नहीं है, मतलब हमेशा से नहीं रहा है ये भाव कि हम सब एक हैं। ठीक है, इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स। लोगों के अंदर वो एकजुटता वाला भाव कैसे आया, जब लोगों ने एक साथ संघर्ष किया। इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स, ठीक है, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। ठीक है, तो वहां के जो लीडर्स थे, वहां के जो कॉमन पीपल थे, उन लोगों ने ऐसे एक्शंस लिए, उन्होंने एक साथ संघर्ष किया। जैसे एक सिंपल चीज बता रहा हूं, जब टीम इंडिया मैच खेलने जाती है, तो चाहे कश्मीर में रह रहा हो व्यक्ति, चाहे नॉर्थ ईस्ट में रह रहा हो, चाहे राजस्थान में रह रहा हो, चाहे तमिलनाडु में रह रहा हो, सारे लोग क्या करते हैं, सारे लोग टीम इंडिया को चीयर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक कॉमननेस के थ्रू उनके अंदर एक बॉन्ड बन जाता है ना। तो वैसे ही जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो कोई कश्मीर से था, कोई कन्याकुमारी से था, कोई अरुणाचल प्रदेश से था, कोई राजस्थान से था। जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो सब अलग अलग जगह से थे, लेकिन फिर भी सब एकजुट थे। क्यों एकजुट थे? क्योंकि वो सब एक एनिमी के अगेंस्ट लड़ रहे थे, एक साथ लड़ रहे थे। वहां के लोगों के अंदर वो एक भाव था। तो यहां पे भी वही बताया गया कि लोगों ने जो नेशन स्टेट्स बनाए, जो मॉडर्न स्टेट्स बनाए, तो ये यूं ही नहीं बनाए बस सो के उठे चलो कंट्री बनाएंगे, नहीं, उनका एक यूनाइटेड स्ट्रगल था। ठीक है, इट वाज बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल through the actions of their leaders, through the actions of their common people. और in this chapter we'll look at the diverse process through which nation states, ठीक है, and nationalism came into being in 19th century Europe। और इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि कैसे देश बने, नेशंस बने, नेशनलिज्म की फीलिंग ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये सारा का सारा सब कुछ हम क्या करने वाले, ये सारा का सारा सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ यहां तक? तो देखो क्या है, मैं अगर आपको बताऊं तो इस पॉइंट के पहले तक, इस पॉइंट के पहले तक क्या है, पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन है, पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब इस पॉइंट के नीचे, ठीक है, इस पॉइंट के नीचे ये जो पैराग्राफ है, यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे थीम समझाई गई है, थीम ऑफ द चैप्टर समझाई गई है कि चैप्टर में आखिरकार है क्या, क्या है चैप्टर में, थीम ऑफ द चैप्टर क्या है। तो आपको ये देखना है कि कैसे नेशन स्टेट्स बने। थीम ऑफ द चैप्टर में आपको क्या देखना रहेगा, नेशन स्टेट्स, रोल ऑफ नेशनलिज्म, रोल ऑफ नेशन स्टेट, रोल ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, रोल ऑफ नेशनलिज्म, यूनाइटेड स्ट्रगल, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कंसेप्ट में, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज के कंटेक्स्ट में इस चीज को अपने को देखना है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? बताओ जरा चैट में फटाक से। क्लियर हुआ? पेंटिंग को डिस्क्राइब करने का क्वेश्चन आता है, ये रहा, एक्सप्लेन फ्रेडरिक सूर्यो, ठीक है, सूर्यो होगा ये वाली जो पेंटिंग है, ये अपनी पेंटिंग, ये मेरी पेंटिंग प्यारी सी, ठीक है, ये पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन आगे भी दिया गया है और पीछे वाले पेज पे भी दिया गया है, और यहां पे वही पूछा गया, फ्रेडरिक सूर्योस ड्रीम इन कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो पेंटिंग एक्सप्लेन करना है। क्या चाह रहे थे वो कि कहां होगा लाइव? लाइव अभी मिल रहा है यूट्यूब पे नेक्स्ट शॉपर्स वाले। समझ में आया? 5:55 हो गया था, छुट्टी कर दीजिए।
मैं पूरी क्लास समझाया, उससे कुछ लेना देना नहीं इस बच्चे को। इस बच्चे को सिर्फ इतना ध्यान है कि सर 5:55 हो गया, छुट्टी कर दीजिए, ठीक है। कहानी सुनना है, कल सुनाऊंगा कहानी की क्या क्या हुआ रिजल्ट में, कैसा कैसा रहा। आज अपने को पढ़ना था ना इंपॉर्टेंट। तो एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है उसका बताना है कि दोनों हाथ में क्या था, उसके हाथ में क्या था, क्या था दोनों हाथ में। एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट था, दूसरे में चार्टर ऑफ सिटीजन, राइट्स ऑफ सिटीजन। अरे क्या, ठीक है, लाइव के लिए फोन आ गया मेरे पास, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ दोस्त, हेलो। चलो गाइस, बस आ गया ना समझ में। तो कल अपन ये वाला टॉपिक उठाएंगे, चैप्टर का मतलब मेन चैप्टर यहां से शुरू हो रहा है। अभी जो पढ़ा अपन ने आज उसमें पूरा एक पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन पढ़ा अपन ने और चैप्टर की थीम डिस्कस की है। कल अपन इसके आगे से शुरू करेंगे। ये दो क्वेश्चन, ये एक होमवर्क क्वेश्चन दिया, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। ये दो होमवर्क क्वेश्चन अगेन देख लो क्या है। हाउ डिड फ्रेडरिक सूरियो प्रेजेंट यूटोपियन विजन, ठीक है। तो एक्सप्लेन वन रीजन, तो उन्होंने यूटोपियन विजन को क्यों कैसे समझाया, तो आप उसमें बताना कि स्विट्जरलैंड और यूएसए मार्च करते हुए आगे निकल गया। विच नेशन वॉज आइडेंटिफाइबल इन रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर, कौन सा था ये चैट में बताओ और जाओ। रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर से किस कंट्री को आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, बताओ। हिंट दे रहा हूं मैं, क्लास 9 का पहला चैप्टर, ठीक है। चलिए इसी बात पे खत्म करते हैं आज का कार्यक्रम। सी यू ऑल टुमारो, कल मिलेंगे, ठीक है। चलो।